Yes, students, up to last video lecture we have seen probability distribution meaning and what is the meaning of probability function। और उसके साथ साथ हमने देखा था कि वेरिएबल जो अलग अलग टाइप के हैं, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, वो सब बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया था। आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बकायदा शुरू कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो तो मालूम हो गया, और कई सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम डिजाइन कर सकते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन कुछ ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन हो तो हमेशा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसी पैटर्न का होता है जिसको आप फॉर्मुलेट कर सकते हो। और ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम फॉर्मुलेट करते हैं उसको हम बोलेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने आपको एपीजीपी में आपको देखा है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये डिफाइन सीक्वेंस है। लेकिन सीक्वेंस तो हम कई तरीके की बना सकते हैं, लेकिन जिसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिसकी हम फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, तो ऐसी हमने दो एपी, जीपी, एचपी, ऐसी हम सीक्वेंस पढ़ते हैं। इसका यह मतलब है कि इसके अलावा भी सीक्वेंस तो कई सारी है। ऐसा ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो कई सारे हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और जो डिस्ट्रीब्यूशन को हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो या तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई एक होगा, या तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से कोई एक को। डिस्क्रीट में हम दो, आपको पता है कि फाइनाइट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है और काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो है वो और फॉर्मुलेट किया हुआ है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए जो फॉर्मुलेट किया हुआ है वो है पॉइसा डिस्ट्रीब्यूशन, और कंटिन्यूअस के लिए जो फॉर्मुलेट किया हुआ है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा भी कंटिन्यूअस के कई सारे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉर्मुलेट किए हुए, लेकिन हम ये तीन पढ़ने वाले हैं, बाइनोमियल, पॉइसा एंड नॉर्मल। तो शुरुआत करेंगे बाइनोमियल से। तो चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, so binomial probability distribution is the most fundamental probability distribution। most fundamental क्योंकि सबसे पहले theoretical distribution डिजाइन करने के जो अप्रोचेस शुरू हुए उसमें सबसे पहले यही डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन हुआ है। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल टू फाइनाइट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट को ही वो एप्लीकेबल है, ठीक है। गिवन बाय प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, PMF। P of x is equal to NCx P raised to x Q raised to n minus x। तो ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है किसका? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने वाला जो फंक्शन है जिसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डिस्क्रीट वेरिएबल के जितने भी फंक्शन बनते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलेंगे। और कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम डिजाइन करते हैं उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लेकिन अभी हम बाइनोमियल की बात कर रहे हैं, वो डिस्क्रीट है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन P of x क्या है? NCx P raised to x Q raised to n minus x। ध्यान से देखिएगा, जिसमें P of x का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x नंबर ऑफ सक्सेस in
n independent trials x is finite discrete random variable denoting number of success. Okay, n is number of independent trials, p is probability of success in a single trial. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल ट्रायल। और Q का मतलब है probability of failure in a single trial, जिसको आप 1 - p भी बोल सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका आप यूज करो और x की जो वैल्यू रखो उसकी सीधी प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, ऐसा। लेकिन कब ये सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल हो, ऐसी सिचुएशन है तो आप ये फॉर्मूला का यूज करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, जिसमें P ऑफ x का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल। मतलब आप किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ट्रायल कंडक्ट करते हो और आप बोलो कि मैं 10 ट्रायल कंडक्ट करता हूं, उसमें से मुझे 5 ट्रायल में इतना सक्सेस मिले, मतलब 5 ट्रायल सक्सेस के लिए आपने डिसाइड किया कि 5 ट्रायल में सक्सेस मिले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका ये मतलब हो कि पहले से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हो तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसमें से कौन से आउटकम आएंगे जिसको आप सक्सेस बोलते हो, मतलब आप किसकी कौन सी इवेंट ढूंढना चाहते हो, फेवरेबल क्या है। तो आप उनमें से जो आउटकम है उसमें से कुछ आउटकम को सक्सेस बना दो तो कुछ को आप फेलियर बना देते हैं। जैसे कि कॉइन टॉस करते हैं और आप बोलो कि मैं 10 बार कॉइन टॉस करूं और उसमें से मुझे 5 बार सक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन सक्सेस क्या है वो तो डिफाइन करो। तो सक्सेस है गेटिंग ऑफ हेड। तो 10 कॉइन में टॉस करूं और 5 बार हेड मिले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोल सकते हो कि हेड मेरा सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नंबर ऑफ सक्सेस इन 10 इंडिपेंडेंट ट्रायल। आप कॉइन का जो टॉसिंग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट जितनी बार रिपीट कर रहे हैं, वो ट्रायल्स है। और वो ट्रायल में से कितने ट्रायल में आपको सक्सेस चाहिए, सक्सेस आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉइन टॉस करे और हेड को मैं सक्सेस बना दूं, तो मुझे 10 ट्रायल में से 5 ट्रायल में हेड चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं P ऑफ 5 निकालूंगा और P ऑफ 5 NCX, N मतलब 10CX, इस तरीके से। तो P ऑफ X का मतलब अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ X नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट ट्रायल। X क्या है, X इज अ रैंडम वेरिएबल, लेकिन कैसा, फाइनाइट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ सक्सेस। आपको 5 सक्सेस चाहिए, 2 सक्सेस चाहिए, 4 सक्सेस चाहिए, जितने सक्सेस चाहिए वो X नंबर ऑफ सक्सेस। यहां से क्लियर हो गया। N क्या है, कितने ट्रायल में से कितने सक्सेस। तो N का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स, लेकिन क्या लिखा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल। ओके। और P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल। पूरे सक्सेस तो 5 चाहिए, लेकिन एक ट्रायल में सक्सेस मिले उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जैसे एक बार में कॉइन टॉस करूं और हेड मिले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, बोलोगे 1/2। तो जितने आउटकम है उसमें से जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको छोड़ के बाकी क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गई, वो फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन अ सिंगल ट्रायल P है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन अ सिंगल ट्रायल Q है, जिसको आप 1 - P बोल सकते हो। तो ये फंक्शन को परफेक्टली मुझे डिफाइन करना हो तो मेरे पास
n और p की वैल्यू होनी चाहिए, फिर x की अलग अलग वैल्यू के लिए मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। x की कौन सी वैल्यू, तो वो अलग अलग वैल्यूज हम रखते जाएंगे और प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। लेकिन आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, ट्रायल्स कितनी है और सिंगल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि एक बार सक्सेस की मिल गई तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी तो 1 माइनस p मिल ही जाएगा। इसका मतलब है कि ये पूरे फॉर्मूला में n और p ऐसे है जिसके बिना ये पूरा फंक्शन प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं हो सकता। तो आप समझ के चलो n and p आर पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कितने हैं? दो है। कौन से हैं? n and p। और दो पैरामीटर होने की वजह से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, बाई पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट fundamental probability distribution applicable to finite discrete random variable given by probability mass function p of x equals to ncx p raised to x q raised to n minus x, where p of x का मतलब है probability of x number of success in n independent trial, x is a finite discrete random variable denoting number of success, n is a number of independent trials, p is a probability of success in a single trial, and q is a probability of failure in a single trial, that means 1 minus p, and n and p are the parameters of binomial distribution। तो ये पूरा डिस्कशन आपके सामने हो चुका है। अब क्वेश्चन को देख के सर पता चलेगा कि ये बाइनोमियल का है। हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाई पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। तो कंडीशन कुछ सेटिस्फाई है होती है तो आप बोल सकते हो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल है। तो कौन सी कंडीशन है? तो 4 कंडीशन है। कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और चारों कंडीशन आप ध्यान से समझो। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x नंबर ऑफ सक्सेस इन एन, मतलब आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसके जो भी आउटकम आ रहे हैं वो आउटकम को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सको। क्योंकि आप जब तक उसकी सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है आउटकम में वो डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने की ये प्री कंडीशन या प्री रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सपेरिमेंट शुड बी सच whose outcome can be categorized in 2 categories, one is success and other is failure। और इस तरीके के एक्सपेरिमेंट को कि जिसके आउटकम को आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, ऐसे एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपका जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो डाइकोटोमस होना चाहिए। डाइकोटोमस मतलब 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर सको उसके आउटकम को, ऐसा होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट शुड बी डाइकोटोमस। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। जब तक आप ये ये एक्सपेरिमेंट के आउटकम को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सको ऐसी पोजीशन में ही नहीं होंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई ही नहीं होगा कि सक्सेस क्या है और फेलियर क्या है और कितने सक्सेस के लिए आपको मान के चलो कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये सब तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आप पहले से आउटकम को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। इसका ये मतलब है कि एक्सपेरिमेंट इस तरीके का होना चाहिए जिसके आउटकम को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सके। एक कैटेगरी सक्सेस होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी कैटेगरी फेलियर बन जाएगी। दैट मीन्स experiment should be of the nature of dichotomous। that means dichotomous experiment होना चाहिए, या फिर ऐसा बोलो कि
डाइकोटोमी के प्रिंसिपल को फॉलो करे, ऐसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। तो चलिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट कंडीशन अब परफेक्टली समझ में आ गई है। तो एक्सपेरिमेंट शुड बी डाइकोटोमस। सेकेंड कंडीशन, आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो कितनी बार करते हो, एक बार, दो बार, मतलब एक्सपेरिमेंट जो आप रिपीट करते हो उसको ट्रायल्स बोलते हैं। तो जो ट्रायल्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। दैट मीन्स एक ट्रायल की कोई पण इंपैक्ट या एक ट्रायल के रिजल्ट की कोई भी इंपैक्ट दूसरे ट्रायल के रिजल्ट पे नहीं होनी चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट डाइकोटोमस होना चाहिए और ट्रायल्स जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस करो और सेकेंड टाइम कॉइन टॉस करो या थर्ड टाइम कॉइन टॉस करो, तो फर्स्ट टाइम का रिजल्ट का इंपैक्ट सेकेंड पे आएगा? नहीं आएगा। सेकेंड के रिजल्ट का इंपैक्ट थर्ड पे आएगा? नहीं आएगा। तो ट्रायल आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन जो है वो है रैंडम वेरिएबल। तो आपका रैंडम वेरिएबल कैसा होना चाहिए? तो वो फाइनाइट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होना चाहिए। मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट या कंटिन्यूअस वेरिएबल होगा तो बाइनोमियल एप्लीकेबल नहीं, उसके लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल है। दैट मीन्स थर्ड कंडीशन है कि रैंडम वेरिएबल मस्ट बी फाइनाइट डिस्क्रीट। फाइनाइट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं होगा तो भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। एंड फोर्थ पॉइंट, पैरामीटर्स। आपको मालूम है क्या है पैरामीटर्स? एन एंड पी। उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। पैरामीटर्स शुड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। सपोज कॉइन टॉस करते हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P इक्वल्स टू 1/2 और Q इक्वल्स टू भी 1/2 है, तो आप जितने ट्रायल चेंज करो, मतलब फर्स्ट टाइम करो तो भी 1/2, सेकेंड टाइम करो तो भी 1/2, मतलब वैल्यू ऑफ P रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। आप ट्रायल चेंज करते जाओ और पैरामीटर की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं कर सकते। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। ट्रायल 1 हो, 2 हो, 3 हो, ट्रायल रिपीट करते जाओ, लेकिन उसके हिसाब से P की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वही रहनी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ N एंड P, लेकिन N तो वही रहेगा, उसमें ज्यादा कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन P चेंज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर बोला है कि वैल्यू ऑफ N एंड P मींस पैरामीटर्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो समझ के चलो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये बैकग्राउंड हो गया। अब इसको समझने के लिए, फॉर्मूला को समझने के लिए हम एक डिस्कशन के लिए ऐसा एग्जांपल लेंगे जिस पर आपने पहले से काम किया हुआ है। देखते हैं एक एग्जांपल। चलिए समझते हैं। चलो, हमारा क्वेश्चन है कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। कॉइन की बात है, 3 टाइम्स कॉइन टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम N ऑफ U क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर 2�3 8 हो जाएगा। अब सभी पॉसिबल आउटकम जो है, ठीक है, उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जैसे कि पॉसिबल आउटकम्स होगा कि 3 कॉइन्स आर टॉस, तो हो सकता है कि एक भी हेड ना हो, ऑल 3 टेल, या फिर 1 हेड 2 टेल, या फिर 2 हेड 1 टेल, या फिर ऑल 3 हेड्स एंड 0 टेल। ये पॉसिबिलिटी है। चलिए, अब यहां पर हम जो आउटकम्स है वो ये रहे, 0 हेड 3 टेल्स, 1 हेड 2 टेल्स, 2 हेड 1 टेल, 3 हेड 0 टेल। इसमें से मुझे किसी को तो सक्सेस बनाना है। मान के चलो कि गेटिंग ऑफ हेड भी है सक्सेस, तो मैं सक्सेस बना रहा हूं किसको? भाई हेड को। तो हेड मिले वो सक्सेस है। तो हेड की वैल्यूज क्या है? 0 1 2 3। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो x की वैल्यू जो है वो हेड की वैल्यू है वही रहेगी। तो हो सकता है कि x 0 तो x भी 0, क्योंकि सक्सेस मतलब x, ठीक है।
रैंडम वेरिएबल x है और सक्सेस मतलब फाइनाइट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिनोटिंग नंबर ऑफ सक्सेस, तो ये x है, या तो ये 1 होगा या 2 या 3। तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी। चलिए 0 हेड हो इसका मतलब आउटकम क्या हुए, ऑल टेल, तो ये ऐसा एक ही आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। चलिए 1 हेड एंड 2 टेल, तो कौन से आउटकम आएंगे, मतलब x की वैल्यू तो 1 है क्योंकि मैं हेड के सेंस में लिख रहा हूं, लेकिन 1 हेड और 2 टेल एक साथ ही बनेगा। 1 हेड मतलब HTT, फिर h की पोजीशन मूव करे तो THT और फिर TTH। तो 1 हेड एंड 2 टेल मतलब x इक्वल्स टू 1 हो तो ऐसे 3 आउटकम है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। 2 हेड 1 टेल, इसका मतलब हेड 2 है टेल 1 है, टेल की पोजीशन में मूव करूं तो HTH एंड THH कितने हुए, 3 आउटकम हुए, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। और 3 हेड तो HHH, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/8। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ठीक है, जिसमें x की पॉसिबल वैल्यूज जो है वो 0 1 2 3 और उसकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ 0 1 x की जगह पर 0, p ऑफ 1 3/8, p ऑफ 2 3/8, p ऑफ 3 1/8, और इसका जब टोटल करेंगे हम, ठीक है, तो ये पूरा जो टोटल है वो हो जाएगा 1 + 3 + 3 + 1 8/8, दैट मीन्स 1। तो ये कुछ नई बात नहीं है, हमारे पास इसका नॉलेज है, हम आउटकम लिखते हैं और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाल ली सर, बराबर है। अब यही पॉइंट, यही पैटर्न के क्वेश्चन को मैं बाइनोमियल से सॉल्व कर सकता हूं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कंडीशन सभी सेटिस्फाई होती है। जैसे कि कितने ट्रायल्स है, 3 ट्रायल्स है, हर ट्रायल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। एक्सपेरिमेंट जो है उसके आउटकम 2 है, हेड एंड टेल, तो किसी एक को मैं सक्सेस बना दूं, किसी एक को फेलियर बना दूं, तो आप इसको बोल सकते हो हाँ भाई चलो बराबर हो गया, डाइकोटोमस टाइप का एक्सपेरिमेंट भी है। ट्रायल टू ट्रायल p की वैल्यू चेंज नहीं होगी, फर्स्ट ट्रायल में आप बोलोगे कि हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो सेकंड में भी 1/2 ही रहेगी, थर्ड में भी 1/2 ही रहेगी, ठीक है। और मैक्सिमम 3 हेड मिल सकते हैं, x की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, मतलब फाइनाइट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो है और 3 से ज्यादा हो नहीं सकता। यहां सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकता हूं। सक्सेस किसको बनाया है, हेड को, तो x की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर 0 होगी या 1 या 2 या 3, ये x की वैल्यू होगी। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगा, अब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। फॉर्मूला है NCX p⁻x q⁻n-x, जिसमें n क्या है, आप बोलोगे n तो 3 है क्योंकि 3 ट्रायल है, और p क्या है, तो एक ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ऑटोमेटिकली q भी 1/2 ही हो जाएगा। तो p ऑफ x जब मैं लिखूंगा तो NCX मतलब 3CX, p मतलब 1/2⁻x एंड q मतलब 1/2⁻3-x। चलिए पहले मैं निकालूंगा p ऑफ 0, उसके बाद p ऑफ 1, x की वैल्यू 1, उसके बाद p ऑफ 2 और उसके बाद p ऑफ 3। 3C0, x की जगह पर 0, 1/2⁻0, 1/2⁻3-0 मतलब 3। यहां होगा 3C1, 1/2⁻1, 1/2⁻3-1 मतलब 2। यहां होगा 3C2, 1/2⁻2, 1/2⁻1, और यहां होगा 3C3, 1/2⁻3, 1/2⁻0। चलिए चेक करते हैं, 3C0 1, ये 1/2⁻0 भी 1 और 1/2⁻3 मतलब 1/8, 1 × 1 × 1/8, फाइनल आंसर 1/8। 3C1 का आंसर 3 और ये हो जाएगा 1/2, 1/2, 1 + 2 3 मिला के 1/8।
पावर 3 है तो 3 इंटू 1/8, इसका आंसर आएगा 3/8। अगेन 3c2 1 और ये पूरा 1/8, 3c2 3 इंटू 1/8 तो ये भी आएगा 3/8। 3c3 का मतलब 1 होगा और ये 1/8 होगा और ये 1 होगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनल आंसर होगा 1/8। देखो हम फॉर्मूला से काम करें या आउटकम लिख के काम करें, प्रोबेबिलिटी तो वही आ रही है, प्रोबेबिलिटी में तो कोई फर्क है ही नहीं। तो आपको लगेगा सर एक ही आ रही है तो पहले से हमने ये टेक्निक तो मालूम ही है ना, फिर से ये टेक्निक सीखने की क्या जरूरत है? जरूरत है। ये दोनों टेक्निक हमको मालूम होनी चाहिए, और कब ये टेक्निक यूज करें कब ये वो अपनी चॉइस की बात है। लेकिन इसके लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं कि सपोज मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बताइए आंसर क्या है 5 इंटू 3 का, तो आप बोलोगे सर 15। लेकिन जब मैं आपको बोलूं कि 315 इंटू 295 इसका आंसर क्या है, तो आप बोलोगे सर रुकिए 1 मिनट मैं बता दूं आपको आंसर। ये आंसर है 315 इंटू 295 और सर आंसर आ रहा है 92925। चलिए बता दिया, ओके वेरी गुड। तो बस यही मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि जब मैंने आपको 5 इंटू 3 पूछा तो आपने सीधा ओरली आंसर दे दिया कि 15। लेकिन जब मैंने 315 इंटू 295 पूछा तो आपने ओरली आंसर नहीं दिया, आपने लिया कैलकुलेटर और कैलकुलेट करके आंसर दिया है। इसका ये मतलब नहीं कि कैलकुलेटर हमारे पास है तो ये नॉलेज में नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक नॉलेज तो पता ही होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे है जिसका मैं ओरल कैलकुलेशन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे टेबल्स याद है, लेकिन ये इसके इतना बड़ा टेबल या इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन याद नहीं है तो मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा। इसका मतलब 1 कॉइन 2 कॉइन 3 कॉइन या कभी कभी 4 कॉइन तक भी मैं काम करना हो तो कर सकता हूं आउटकम लिख के, लेकिन मैं 10 कॉइन तो इसका मतलब 2⁻10 1024 आउटकम थोड़ी मैं लिख पाऊंगा हर एक का। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला का मतलब कैलकुलेटर का यूज कर रहा हूं। समझ के चलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई नई चीज नहीं है प्रोबेबिलिटी ढूंढने की। पहले जो प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे वही कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अब उसको मैंने फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जो काम हम पूरे आउटकम लिख के करते थे उसको आउटकम लिखने की अभी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में डाल दो और डायरेक्टली, मतलब ये हमारा कैलकुलेटर है। जैसे यहां हम ओरली काम करते थे, ये ओरल वर्क हुआ, और ये कैलकुलेटर हुआ जैसे यहां पर मैंने कैलकुलेटर का यूज करा था। ऐसे ही आप समझ के चलो कि तो, और डाइस के केस में तो 2 डाइस तक 36 आउटकम होते हैं और 3 डाइस भी हो गए तो 216 आउटकम हो जाते हैं। तो उतने आउटकम कौन लिखने बैठेगा? बेटर है कि आप एक काम करो, ऐसे केस में फॉर्मूला का ही यूज कर लो। तो हम कब कैलकुलेटर का मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, इसका सीधा सा लॉजिक मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको 1 कॉइन 2 कॉइन या 3 कॉइन तक काम करना है तो आउटकम लिखो, वो ज्यादा इजी रहेगा। लेकिन 3 से ज्यादा कॉइन है, 3 से ज्यादा 4 कॉइन या 5 कॉइन 6 कॉइन ऐसा आ जाए तो फिर हम कैलकुलेटर का, जैसे यहां से एक लेवल से ज्यादा आ गया तो हमने कैसे कैलकुलेटर का यूज किया, तो उस वक्त हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला का यूज करेंगे। और उससे आगे ले जाता हूं, डाइस के केस में 1 डाई या 2 डाई तक हम आउटकम से काम चला लेंगे, लेकिन 2 से ज्यादा मतलब 3 डाइस या उससे ज्यादा डाइस हो जाती है तो हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला का ही यूज करेंगे। तो चलिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बैकग्राउंड पूरा डिस्कस कर लिया मैंने, और कब कौन सी फॉर्मूला कैसे यूज करनी है वो भी समझा दिया। पुरानी प्रोबेबिलिटी और नई फॉर्मूला के बीच में प्रिंसिपली कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये एक नई टेक्निक है प्रोबेबिलिटी ढूंढने की। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहते, वो कभी चेंज नहीं होते। स्टिक टू द फंडामेंटल्स। चलिए, तो ये सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।